गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है एमएसटी टारगेट एचएसएससी। तो आज हम आपके लिए लेके हैं हिस्ट्री की क्लास 11। तो हमने कल मुगलों का जो पतन पढ़ा था और यूरोपियों का आगमन पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं मुगल वंश। अब देखिए मुगल वंश का तो पतन होगा, लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे यूरोपियों का आगमन भी होगा। उन्होंने कैसे अपने फैक्ट्री स्थापित की थी, कैसे कौन पहले आया था, उनका व्यापार क्या था, वो कल हमने कर लिया था। तो मुगल वंश 1526 से 1857 तक था। 1707 में यूरोप में मतलब पीडीएफ पुर्तगाल आए थे, अफगान आए थे, कल हमने देखा था ये। और ये 1948 में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में आ गई थी। मुगल का जो कार्यकाल है 1707 से 1857 तक था। इनका कार्य जो है वो 100 साल का जो इनके अंदर गैप है, जैसे 1757 से 1857 तक का, आज हम वो पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के कारण देखिए, अब जो 1707 से 1857 तक की, ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ जैसे मैंने बोल दिया किसी और ने बोल दिया कि हाँ बस क्रांति होगी, तो ये तो कोई कारण नहीं है। तो 1757 से 1857 के बीच में ऐसा तो कुछ हुआ होगा जिससे क्रांति के कारण बना था, जिससे क्रांति हुई थी, ऐसा तो कुछ हुआ था। तो अब हम इन 100 सालों में यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि में क्रांति करनी पड़ी थी और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ा था। देखिए, क्रांति के कारण राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे, सहायक संधि थी और हड़प नीति थी। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं राजनीतिक कारण। बंगाल में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, नवाब हार गया। मुगल जो है बहादुर शाह जफर नजराना लेना, खिलाफ देना, दरबार बंद करवा दिए थे, तो मुगल भी परेशान थे। और जो पेशवा है वो, जैसे देखो लास्ट पेशवा जो बाजीराव सेकंड था 1857 से 18 तक, इसको पिठूर भेज दिया था 8 लाख पेंशन देकर 1853 में इसकी डेथ हो गई। तो इसकी कोई संतान नहीं थी, इसका गोद ले हुआ बेटा था नाना साहेब। तो अब इसकी मृत्यु के बाद में नाना साहेब ने भी अंग्रेजों से पेंशन की उम्मीद की, उनसे पेशकश की, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मना कर दिया। तो देखिए ये भी यहाँ से परेशान था, वहाँ मुगल परेशान थे। तो ये बताइए राजनीतिक कारण है हमें 1857 की क्रांति करने का। आर्थिक कारण, कृषि, पर इसने भूमि यानी भू राजस्व, कृषि को इन्हें 2 भागों में बांटा, एक तो भू राजस्व, एक फसलें। भूमि यानी भू राजस्व। देखिए इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था 1793 में। लॉर्ड वॉर्निंग उस टाइम वाइसराय थे। अब देखिए क्या किया इन्होंने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जमींदार छोड़ेगी नीचे, मतलब जितनी भी ज़मीन हो एक जमींदार के नाम होगी और उसके नीचे किसान काम करेंगे और किसानों से वो यानी 10/11 टैक्स लेगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसने शुरू कर दिया था। उसके बाद 1820 में इन्होंने किया रैयतवाड़ी। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे जमींदार थे, जमींदार के नीचे किसान काम कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि रैयतवाड़ी में इन्होंने जमींदार को बीच में से हटा दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेगी। ठीक है। अब 1820 में थॉमस मुनरो ने शुरू किया था ये रैयतवाड़ी मद्रास, मुंबई में। तो इन्होंने टैक्स 50% बढ़ा दिया था। 50% यानी जमींदार नहीं होंगे, अब हम रैयत, यानी रैयत का मतलब होता है किसान, हम डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स लेंगे। अब महालवाड़ी शुरू की इन्होंने 1822 में, होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी पश्चिमी भारत में। अब देखिए पहले किसानों से ले रहे थे, जमींदार को हटा दिया था। इन्होंने क्या किया कि अब 80% टैक्स लेना शुरू कर दिया और महाल यानी लंबरदार से टैक्स लेंगे, अभी किसानों से टैक्स नहीं लेंगे। 80%, ये भी तो देखो ना, 80% टैक्स लेने के बाद में किसानों के पास क्या बचेगा। तो एक ये भी मेन कारण था कि हाँ 1857 की क्रांति से, क्योंकि चारों तरफ से किसान भी परेशान हो चुके थे। ठीक है। अब फसलें, खाद्य, जो चावल, गेहूँ आदि जो किसान उगाते थे,
और औद्योगिक नील और कपास। तो फसलों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि तुम अब नील की खेती करोगे। नील की खेती होने से जहाँ भी एक बार नील की खेती होगी वो बंजर भूमि हो जाती है वहाँ पर और कुछ नहीं होता। इससे किसान बहुत परेशान थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विद्रोह करने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। उद्योग नीति, जो निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, आयात निर्यात जो होता था, कच्चा पदार्थ, रेशम और फसलें होती थी। और जो देखिए अब भारत से जो माल लेके जाते थे ब्रिटिश, वो महंगा देते थे। जो अब जैसे ब्रिटिश जो 2.5% टैक्स लगाते थे, ठीक है, और इंडियंस की जो फैक्ट्री थी वो 80% उनको टैक्स लगाना पड़ता था क्योंकि उनका कर और कर ज़्यादा होता था। तो कुटीर उद्योग भी बंद हो गए थे कच्ची फसलों के। धार्मिक कारण व सैनिक कारण, 1805 में ड्रेस कोड यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ड्रेस कोड स्थापित कर दिया। यानी जो भी हिंदू मुस्लिम सैनिक होंगे, वो जो मुस्लिम सैनिक होंगे वो टोपी नहीं पहनेंगे और दाढ़ी नहीं रखेंगे, और हिंदू जो मुस्लिम होंगे तिलक नहीं लगाएंगे और जनेऊ नहीं पहनेंगे। तो अब ये देखिए ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उनके ऊपर कोई भी ऐसा रूल नहीं था ड्रेस कोड को लेकर, लेकिन सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के ऊपर ही ऐसा ड्रेस कोड था। तो ये तो एक प्रकार का अत्याचार हो गया ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी चाहे कुछ भी पहने, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विरोध की भावना पैदा कर रहे थे। देखिए 1833 में चार्टर एक्ट आया। ईसाई मिशनरी और प्रचारक यानी वेतन में तबादला कर दिया इन्होंने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली ने 1798 में शुरू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज्य के पास खुद की सेना नहीं होगी, राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रखी जाएगी और इनका जो वेतन है वो राज्य ही देगा। राज्य असमर्थ हो जाते तो वेतन देने में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कर लेगा। तो सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, याद रखिएगा, 1798 में। उसके बाद में लेके आई हड़प नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में शुरू की थी। अगर राजा की मृत्यु हो जाए, संतान न हो, दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र यानी बेटा उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अगर उत्तराधिकारी बनेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आज्ञा लेनी होगी। ऐसे राज्य का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी खुद देखेगी। रानी की पेंशन दी जाएगी, जो जैसे किसी राजा की मृत्यु हो जाती तो उसकी रानी को पेंशन दी जाएगी। सबसे पहले हड़प नीति सतारा महाराष्ट्र में लागू हुई थी। अब देखिए इतने सारे कारण हो गए थे क्रांति के, लेकिन अब इंडियंस ने क्या किया? इंडियंस ने बोला कि यदि कोई नया कारण आता है, नया कारण आते ही हम 1857 की क्रांति शुरू कर देंगे। अब ये तो पहले था नहीं कि मोबाइल से या टेक्स्ट कर दिया या मैसेज कर दिया जिससे पता लग जाए कि हाँ 1857 की क्रांति अभी शुरू होगी। तो इन्होंने क्या किया, गंगा नदी के किनारे प्लान बनाया क्रांति का और इन्होंने चिन्ह रखे रोटी और कमल। अब जैसे रोटी और कमल जैसे जैसे आगे पूछेगी तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई क्रांति का ये चिन्ह और क्रांति शुरू होगी। नया कारण आया, तत्कालिक कारण। क्या आया? ब्राउन बेस बंदूक थी दिसंबर 1856 में। इनकी जगह राइफल एंड फील्ड बंदूक आ गई थी। यानी जो कारतूस थे वे चर्बी वाले कारतूस थे जो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस थे। मंगल पांडे ने दोनों इंचार्जों को गोली मार दी थी और पुलंदुराम ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। बंगाल छावनी बैरकपुर छावनी में 34वीं एंटी यानी सिपाही जो मंगल पांडे था। अब देखिए इंचार्ज कौन थे इसके? 2 अंग्रेज थे, बाग और ह्यूजन। तो मेरठ 20 एंड 9
एंटी यानी 10 मई 1857 को 90 सिपाही बंदूक चलाने से मना कर दिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, और इनको 85 को अरेस्ट कर लिया था। जो अन्य सिपाही बचे, अंग्रेजों पर हमला शुरू कर दिया। जिस दिन 1857 की क्रांति शुरू हुई उस दिन संडे था, ये याद रखिएगा। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर था। 11 मई 1857 को क्रांति में दिल्ली में शुरू हुई थी। दिल्ली से जो नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने किया था। दमन किया, हडसन में निक्सन किया, अरेस्ट किया गया, रंगूर मांडले जेल में भेज दिया गया था। 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हुमायूं के मकबरे के पास इसका मकबरा है। मेरठ से नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। दमन से हसन व निक्सन ने किया। लखनऊ से नेतृत्व किया हजरत महल व दमन से किया कैंपबेल ने। कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहिब ने। दमन किया था इसका कैंपबेल ने। झांसी से नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसका दमन ह्यूरोज ने किया। ग्वालियर तात्या टोपे ने किया था, और इसका दमन ह्यूरोज ने किया। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1858 को। बिहार में से नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, और इसका दमन टेलर ने किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।